शिक्षा की बात हुई, अध्यात्म की बात हुई और अब राजनीति का जिक्र भी कर लेते हैं। किस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति चल रही है, किस तरह का विजन है, इसको लेकर बात करेंगे, इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे बीच मौजूद है करनाल की मेयर रेणु बाला जी। लेकिन उससे पहले हमारे मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करने से पहले मैं मेरे सहयोगी अंकित दुदानी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि राजनीति का जिक्र करना भी जरूरी है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे मेहमान करनाल की मेयर रेणु बाला जी। 3 बार मेयर बनी है करनाल की, तो किस तरह का विजन है, किस तरह से आगे सोच है और करनाल में किस तरह विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर इनसे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं मंच पर बुलाऊंगा हमारे अगले मेहमान ज्ञानचंद गुप्ता जी, फॉर्मर स्पीकर हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत लंबा तजुर्बा है इनका राजनीति में, तो किस तरह का विजन है, आगे किस तरह की रणनीति रहेगी हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। मैं मेरे सहयोगी अंकित दुदानी से शुक्रिया कुलदीप। कहूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अंकित दुदानी, ओवर टू यू। शुक्रिया कुलदीप। हमारे साथ मेयर हैं रेणु बाला गुप्ता जी और ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो 2 बार विधायक रहे और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष, दूसरे कार्यकाल के अंदर विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बड़ी बखूबी निभाई है। और एक परिचय और भी है कि ज्ञानचंद गुप्ता जी भी चंडीगढ़ के मेयर भी रहे हैं। ये भी साथ की साथ परिचय है, क्योंकि रेणु बाला गुप्ता जी भी बैठी हैं, तो चंडीगढ़ के मेयर भी ज्ञानचंद गुप्ता जी रहे हैं। सवाल करनाल में बैठे हैं, इसलिए सबसे पहले रेणु बाला गुप्ता जी से करते हैं। आप मेयर लगातार बनी और अभी भी मेयर हैं, मौजूदा मेयर परिषद की अध्यक्ष भी हैं, पूरे अगर अखिल भारतीय महापौर परिषद कहें तो उसकी अध्यक्ष भी हैं। अभी लगातार कॉन्फ्रेंस भी हुई, ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो वहां से आपने लिए, और अभी करनाल की बात करें या दूसरे जो शहर निगम हैं उन पर आप उनको स्थापित करने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 के पंजाब हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और जिस तरह से आपने कहा अखिल भारतीय महापौर परिषद, ये एक ऐसी परिषद है जिसमें सारे देश भर के मेयर्स इकट्ठे होते हैं, वो अपने सेमिनार्स करते हैं। और उन सेमिनार्स में आप देख रहे हैं आज जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, भारत में शहरों का विकास और शहरों को आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, उनमें नई नई तकनीक, नए नए इवेंचर जहां पर हो रहे हैं, उनको वहाँ डिस्कस किया जाता है। जैसे हम स्वच्छता की बात करें तो आज स्वच्छता केवल मैन पावर से ही नहीं, अन्य तकनीकों से भी, जैसे स्वीपिंग मशीन्स हैं या कई अन्य प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम अपने सॉलिड वेस्ट से बना सकते हैं, तो वो सारी चर्चाएं हम लोग करते हैं। इसके साथ साथ आज मैं आभार व्यक्त करूंगी हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे मनोहर लाल जी। सौभाग्य है मेरा कि वो हमारे करनाल के सांसद भी हैं और इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी हैं। तो एक मोबिलिटी पे अभी उन्होंने एक सेमिनार गुरुग्राम में किया। उस सेमिनार में किस तरह से अपने शहर में मोबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से अपने शहर में हम प्राइवेट व्हीकल्स को कम करके हम गवर्नमेंट व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जिससे एनवायरनमेंट भी हमारा ठीक ठाक रहता है और उसके साथ साथ लोगों को भी सुविधा रहती है, जाम, ट्रैफिक जाम। ये सारी चर्चाएं इस तरह की मेयर परिषद में और मेयर्स आपस में मिलकर करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि नई नई तकनीकों का जानकारी, नई नई तकनीकों का ज्ञान सभी को मिलता है और वो मेयर्स अपने शहर में उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं,
जिससे अपने शहर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। स्वच्छता की बात आपने की है। स्वच्छता को लेकर के मेरा ज्ञान जी से भी सवाल है। ज्ञान जी, आपने 7 सरोकार लागू किए। दूसरी जब टर्म थी आपकी तो आपने पंचकुला के लिए और 7 सरोकार लागू करे और उसका एक इनिशिएटिव आपके माध्यम से लिया गया। कितने कामयाब हो पाए? और अब क्योंकि अब विधायक कोई और है तो कितने वो रेगुलर आगे चल रहे हैं? देखिए अंकुर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं न्यूज़ 18 का पंजाब हरियाणा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जहां तक पंचकुला में 7 सरोकार की बात है, वो 7 सरोकार मेरे नहीं, पूरी पंचकुला की जनता के आम लोगों के सरोकार हैं। हाँ, मैंने इनिशिएट किया कि इन 7 सरोकार का हल कोई ना कोई ढूंढा जाए। सबसे पहले मैंने कहा कि ड्रग फ्री पंचकुला, उसको ड्रग फ्री पंचकुला बनाने के लिए हमने प्रयास किया। पंचकुला के जनता को साथ लेकर के अवेकनिंग करके लोगों को, पुलिस को सजग करके, पुलिस की हेल्प लेकर के। दूसरा मेरा सरोकार था पॉल्यूशन फ्री पंचकुला, उसके लिए हमने प्रयास किया। तीसरा था हमारा ये स्ट्रे कैटल फ्री पंचकुला, स्ट्रे डॉग फ्री पंचकुला, यूं कह लीजिए कि स्लम फ्री पंचकुला। उसके अलावा जो हमने प्रयास किया कि जो हमारे 7 सरोकार, वो मेरे नहीं अकेले, सारी जनता के वो सरोकार थे और उसके अंदर काफी हद तक हम सफल भी हुए, क्योंकि हमने लोगों को साथ लेकर के वो सरोकार, जो हमारी चिंताएं थी या पंचकुला की जो जरूरियात थी, उनको पूरा करने का, और पंचकुला को जो हमारा लक्ष्य था, जो हमने कहा था पंचकुला स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला, उसको लेकर के काफी प्रयास किया और हम काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन अब जैसा आपने कहा कि नए विधायक आए हैं, उनकी सोच क्या है वो आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से जो उनकी कार्यशैली है, मैं उसके बारे में यहाँ कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आवश्यकता जरूर है कि हम सब लोगों को साथ लेकर के अपने, चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो लोकसभा है या हमारा जो प्रदेश है, कोई भी जो समस्या है या जो सरोकार है, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक लोगों का सहयोग ना मिले, आम लोगों का, जनता का उसके अंदर समर्थन ना मिले। और उसके लिए जरूरी है कि लोगों को अवेकनिंग की जाए, लोगों को साथ लिया जाए। और खास तौर पर हमने जो स्वच्छता को लेकर के जो आदरणीय रेणु बाला जी कह रही थी, हमने उसमें विशेष सहयोग लिया हमारे स्टूडेंट्स का, छोटे बच्चों का। जब हम बच्चों को एक एजुकेट करते हैं, उनके ऊपर हमने ऐसे राइटिंग कराया, पेंटिंग कंपटीशन कराए वहाँ पर, तो वो बच्चे जो वहाँ पर सीख करके जाते हैं, वो घर के अंदर जाकर के अपने माता पिता को जाकर के बोलते हैं कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, किस प्रकार से स्वच्छता रखनी चाहिए। और कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है, कई बार माता पिता थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चे उनको टोक देते हैं कि नहीं ये नहीं। आप एक बार विदेश गए थे बेटे के पास अपने, तो वहां भी आपके साथ किस्सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बेटा नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बेटा क्योंकि 20-25 साल से यूएसए में है, तो हमारी ग्रैंड डॉटर यहाँ चंडीगढ़ आई हुई थी। हम एक गाड़ी के अंदर जा रहे थे, जैसा आदत होती थी, एक लिफाफा जैसे ही वो आजकल के ये पैकेट आते हैं, वो लिफाफा खत्म हुआ, मैंने वो शीशा खोला गाड़ी का, शी क्राइड के दादू नो नो नो। मुझे आज तक याद है, मैं आज तक भूला नहीं। उसके बाद मैंने प्रण किया कि इस प्रकार से चाहे कोई भी चीज है उसको गाड़ी में ही रखना है। जब गाड़ी खड़ी करेंगे तो कहीं जहां पर भी जाकर के डस्टबिन होगा उसको वहां डालेंगे। तो मैं सब ये कहता हूं कि बच्चे और जो हमारा युवा है वो ज्यादा एजुकेट करते हैं, ज्यादा उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, स्वच्छता की तो बात हमने की है। रेणु जी, जिस तरह से करनाल की अगर बात करें तो करनाल में एक ट्रेन की बड़ी दिक्कत है कि ट्रेन का स्टॉपेज करनाल के अंदर नहीं है, और उसको लेकर के लगातार जो नागरिक हैं आपके, वो भी
बातें करते हैं, आप लोगों से भी मिलते हैं। अब तो केंद्र में शहरी मंत्री भी हैं और आपके करनाल के सांसद भी हैं, मजबूत स्थिति में भी हैं, आपकी सरकार है। क्या कोई इस दिशा के अंदर कोई प्रयास हुए कि करनाल के अंदर जो ट्रेन है उनका स्टॉपेज बढ़े? बिल्कुल, आपने कहा कि जिस तरह से गवर्नमेंट व्हीकल हैं तो उनके ट्रेन जो हमारे सफ़र करते हैं बहुत सारे लोग, और इसमें चाहे हमारी शताब्दी एक्सप्रेस है, आज तो हमारी ट्रेन्स बहुत फास्ट भी हो गई हैं। तो कई बार कई ट्रेनें हमारी रुकनी शुरू भी हुई हैं। वंदे भारत का भी एक बार स्टॉपेज किया था, पर शताब्दी का भी स्टॉपेज है। इसके अलावा हमने यहाँ के नागरिकों ने जिस तरह से डिमांड रखी थी, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी से इस बारे में बात की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जैसे जैसे ट्रेन आगे सफर के लिए लोग आगे बात करेंगे तो जरूर उसमें रेलवे रुकेंगे। स्टेशन को भी कहीं ना कहीं आधुनिक बनाने की जरूरत है। पर मैं आपकी बात का जवाब देते हुए ये कहना चाहूंगी कि सौभाग्य है हमारा करनाल का रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है वो पास हो चुका है, और इसमें अब आने वाले समय में जब ये रैपिड रेल करनाल तक पहुंचेगी तो करनाल वासियों को दिल्ली तक जाने में या आगे सफर करने में कोई भी दुविधा नहीं होगी। ये प्रोजेक्ट हमारा लगभग स्टार्टिंग पे है, इसकी अप्रूवल हमारी आ चुकी है। तो आने वाले समय में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात माननीय केंद्रीय मंत्री जी की तरफ से दी गई है, जो हमारे शहर को अच्छी सुविधा दे पाएगी। ज्ञान जी, रेलवे स्टेशन की शुरुआत आपने भी करवाई और एक नहीं कई इनिशिएटिव आपके माध्यम से लिए गए। वो पंचकुला में पंचकुला रेलवे स्टेशन नाम लिखा जाए, उसका इनिशिएटिव लिया गया। उसके साथ साथ और भी विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए आपने कहा कि हरियाणा की अलग विधानसभा होनी चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन जब होगा तो विधायकों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं केंद्र ने उस पर रोक लगा दी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो धारणा या ये जो सूचना है ये बिल्कुल गलत है। हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि ना तो केंद्र की तरफ से ऐसा कोई लेटर आया है या ना कोई ऐसी सूचना मिली है कि जो विधानसभा अलग से बनाने का जो हमारा प्रयास था उसको रोक दिया गया है। लेकिन जैसा आपने कहा कि हरियाणा प्रदेश की जो अब विधानसभा है, जो आज वहां की परिस्थिति है, मैं समझता हूं कि वो आने वाला जो डिलिमिटेशन है उसके पश्चात वहां जो संख्या है वो बढ़कर के 115 से 125 तक होगी। लेकिन अब जो वहां पे स्थान है वो 90 विधानसभा से अगर 2 विधायक भी और आ जाएं तो बैठने की वहां पर कोई जगह नहीं है। और हमारी विधानसभा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की विधानसभा जब पंजाब और हरियाणा बना 60 और 40% की रेशो के अंदर डिवीजन हुआ था, लेकिन पंजाब ने, चाहे वो धक्का कह लीजिए, कि अभी तक हमें उसमें से 27% हिस्सा ही मिला है। पहले के जो आदरणीय हमारे स्पीकर रहे होंगे उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया, या शायद उस टाइम आवश्यकता नहीं हुई होगी, क्योंकि जब हरियाणा बना था तो उस टाइम केवल 56 विधायक थे। आज वो 56 विधायक बढ़ करके 90 हो गए हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अब इससे और ज्यादा विधायक वहां बैठ नहीं सकते, ना वहां पर मंत्रियों के कोई बैठने की व्यवस्था है। मीडिया जो 1966 के अंदर था, आज मैं समझता हूं कि वो मीडिया कई गुना हो गया है, लेकिन वो प्रेस की गैलरी जो है वो उतनी ही है। लगभग हमारे पास 150 से 200 जो प्रेस के जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हम उनको जगह नहीं दे पा रहे। तो किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए अच्छी विधानसभा हो, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा वहां पर एटमॉस्फेयर हो, ये बहुत आवश्यक है। और उसके लिए मैं ये कहता हूं कि नई विधानसभा चंडीगढ़ के अंदर बनना बहुत जरूरी है। और आज जो ये कहा जा रहा है कि शायद अभी कोई ऐसा, मेरी जानकारी नहीं है कि कहीं किसी प्रकार से उसके अंदर रोक लगी है। और मैंने तो जब ये शुरू किया था, लास्ट जब चंडीगढ़ ने हमें 12 एकड़ बजाय 10 एकड़, 12 एकड़ लेकर के 10 एकड़ देने की बात कही थी, तो उस समय लास्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि हमें इसका पॉल्यूशन का क्लियरेंस चाहिए।
वो क्लियरेंस भी हमारे आदरणीय जो उस समय के पर्यावरण मंत्री थे भूपेंद्र यादव जी, उस समय उन्होंने स्पेसिफिक इस एरिया का पोल्यूशन जो है वो पोल्यूशन फ्री जो है वो करा करके दिया था। और मुझे उम्मीद है कि नई विधानसभा चंडीगढ़ के अंदर अवश्य बनेगी हरियाणा प्रदेश की। आपने कहा तो सही कि 90 से 116 हो जाएंगे, 126 हो जाएंगे, लेकिन अभी अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है, वो 90 ही नहीं बैठते सीट के ऊपर, तो वो वेल के अंदर आ जाते हैं, खड़े रहते हैं, वो सीट पे तो बैठते ही नहीं है। मैं समझता हूं किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर की जिम्मेवारी है। जहां सत्ता पक्ष के अंदर जिम्मेवारी है कि विधानसभा का सत्र चले, उतनी ही जिम्मेवारी जो है वो विपक्ष की भी है। कई बार विपक्ष के साथी अति उत्साहित होकर के वो सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा वो भूल जाते हैं, जो कि उनको सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। हां, विधानसभा के अंदर मुद्दों के ऊपर चर्चा हो, उसके लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए और दिया भी जाता है, लेकिन केवल कोई राजनीतिक उसका फायदा उठाने के लिए वेल में आकर के अपनी बात कहना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। और कई बार स्पीकर को मजबूरन कुछ ऐसे फैसले भी लेने पड़ते हैं जो वो चाहे वो लेना भी नहीं चाहते। सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की अहम भूमिका है, आपने कहा, जिम्मेवारी, लेकिन अगर जिम्मेवारी है, और अगर करनाल की बात करें तो विपक्ष तो खत्म ही कर दिया रेणुवाला जी। त्रिलोचन जी जो खिलाफ लड़ा करते वो आप भाजपा में ले आए, अब विपक्ष तो रहा ही नहीं, तो कैसे फिर आपके कामों के ऊपर अंकुश कैसे कोई लगाएगा, छीटाकसी कैसे करेगा? ऐसा नहीं है, काम सकारात्मक सोच के साथ किए जा सकते हैं। आपने देखा भी है करनाल का विकास जिस गति से हुआ है, विपक्ष का सफाया जिस तरह से आप चाहे सेंट्रल लेवल पे कहें, चाहे स्टेट लेवल पे कहें, चाहे हमारे शहर करनाल की बात आप कर रहे हैं। करनाल में चुनाव जब 2014 में माननीय मनोहर जी ने लड़ा था, जब हमने ये चुनाव लड़ा था तो विपक्ष बड़े जोर शोर से इस बात का प्रचार प्रसार कर रहा था कि भाजपा वाले कभी कोई विकास नहीं कर पाएंगे, इन्हें कुछ अनुभव नहीं है। पर जैसे जैसे दौर गुजरा, 2019 में उन्होंने कहा कि एक परिवर्तन चाहिए। उन्होंने बहुत सारी अफवाहें फैलाई कि जिसमें चाहे हम कहें कि वोट चोरी कहें और अन्य उन्होंने प्रकरण अपनाए, पर धीरे धीरे उन लोगों को महसूस होने लगा, क्योंकि 2014 से पहले करनाल के लोग विकास को नहीं जानते थे। उन्हें ये पता था ठीक है कुछ काम हो गए, कुछ होंगे, हो जाएंगे, सरकार का काम है कि कुछ सुविधाएं देनी है। पर धीरे धीरे जब लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू हुई, उनके मानस में परिवर्तन हुआ कि ऊपर से नीचे तक जिस तरह से देश का और प्रदेश का और शहर का परिवेश बदला है, तो विपक्ष में भी एक मन में बात बैठ गई कि कहीं ना कहीं विकास है तो वो भाजपा की सरकार में ही है। और जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव लड़ा, तब भी उन्होंने एक बार ये मान लिया कि शायद अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी, और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हमारे लोकल लेवल पर कई सारे हमारे चाहे पार्षद कहें, चाहे हमारे कार्यकर्ता कहें, नायब जी ने मान लिया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। नहीं, लोगों ने, यहाँ के शहर के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये सरकार अब जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं अपने पाले को भी बदला और कहीं इधर उधर भी गए। पर जब उन्होंने देखा कि धरातल पे लोग चाहते हैं कि जो परिवर्तन माननीय मनोहर जी ने किए हैं, जो माननीय मोदी जी ने किए हैं, जो माननीय नायब जी ने किए हैं, वो परिवर्तन और वो विकास कहीं संभव नहीं है, तो हमारे चाहे वरिष्ठ नेता सरदार त्रिलोचन सिंह जी, आपने जिस तरह से कहा, वो भी उसी सोच के साथ प्रभावित होकर उन्होंने हालांकि 2 बार माननीय हमारे मनोहर जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा, पर वो नायब जी के खिलाफ भी लड़ा, नायब जी के खिलाफ भी लड़ा, और पर वो इसी सोच से प्रभावित होकर
कि विकास है तो भाजपा में ही है। उन्होंने अपने आप को यहाँ भाजपा में लेकर आए और आज हम बड़े इस बात के लिए खुशकिस्मत है कि जो हमारे विपक्ष में बैठते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह की कार्यशैली कांग्रेस की सरकार की या अन्य दलों की होती थी, और आज हमें वो अच्छे एक सुझाव भी देते हैं, हमारे एक अच्छे कार्यकर्ता की भांति हमें प्रेरणा भी देते हैं और हमें शहर में विकास का काम भी करवाते हैं। और मुझे लगता है कि जब वो पौधे वहां से उखड़ कर आए हैं, जो वो एक बड़ी सोच के साथ वहां, जिन्होंने 45 साल, किसी ने 40 साल वहां पर बिताए हैं, तो वो आज विकास की जो हमें सहयोग कर रहे हैं, उससे हमारा करनाल शहर आगे बढ़ रहा है और विकास की गति निरंतर आगे बढ़ रही है। ज्ञान जी, समय की कमी है, आखिरी सवाल आपसे लूंगा, फिर एक सवाल रेणुबाला जी से भी लेंगे। सरकार बन गई, तीसरी बार सरकार बन गई, अभी तक हरियाणा में तीसरी बार किसी भी दल की सरकार नहीं बनी थी, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता किसी वजह से विधानसभा नहीं पहुंच पाए। क्या मलाल है इस बात का कोई कि केवल 2000 वोटों से हार हो गई? देखिए अंकित जी, लोकतंत्र में जनता जो है वो भगवान का रूप है। जनता का जो फैसला है, वो जो भी फैसला आया है उसको शिरोधार्य करना मेरा फर्ज है, लेकिन उसके क्या कारण रहे, कोई एक कारण नहीं है। जैसा अभी आदरणीय बहन रेणुबाला जी ने बताया कि कांग्रेस ने एक हवा खड़ा किया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया, वो सिर्फ हवा में था, ऊपर था, नीचे ग्राउंड पर नहीं था। उस हवा के अंदर बहुत सारे लोग बह भी गए। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने डरा करके लोगों को कि हमारी सरकार आ रही है, हमारा ये मुख्यमंत्री आ रहा है, अगर हम आ गए तो ये कर देंगे, ऐसे ओछे हथकंडे भी अपनाए, और जिसके कारण मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोगों को शायद लग रहा होगा, लेकिन आम जनता ने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको कभी स्वीकार नहीं किया और पहले से भी ज्यादा सीटें देकर के तीसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मैं समझता हूं कि ये जो सरकार बनी है, जो पिछले 10 साल की जो परफॉर्मेंस थी, 10 साल का जो विकास था, चाहे वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का था या हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी की सरकार का नेतृत्व के अंदर जो विकास हुआ, उस विकास को देख करके और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली, एक गरीब परिवार के बच्चे को जो गांव के अंदर किसी की सिफारिश नहीं, कोई जानता नहीं है, जब उस बच्चे को नौकरी मिली बिना पैसे के, बिना सिफारिश के, तो पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मैसेज किया कि ये सरकार जो कोई भी बिना करप्शन के, बिना भ्रष्टाचार के, बिल्कुल इसीलिए तीसरी बार सरकार बनी। हाँ, तो मैं समझता हूं कि वो एक जो मैसेज था वो ग्राउंड के ऊपर था, लेकिन कांग्रेस हवा में थी और बार बार ये कह रही थी कि सरकार कांग्रेस की आ रही है। कुछ लोग उसके भुलावे में आ गए, तो वही कारण रहा कि हमारे यहाँ भी पंचकूला के अंदर कुछ लोग जो अपॉर्चुनिस्ट थे, वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ हाथ पैर रख करके उन्होंने काम करने का मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि मेयर रेणुबाला गुप्ता मेयर ही रह गई, एक इच्छा थी विधायक बनने की, कुछ नाराजगी भी दिखी, लेकिन अब भी वो नाराजगी है या अब ठीक है कि तीसरी बार सरकार बन गई है, मैं बेशक विधायक ना बन पाई, ना टिकट मिली, लेकिन संतुष्ट हूं? मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अभी जिस तरह से मुझसे पूर्व एक सेशन में आपने पूजा श्री जी ने भी बताया और आपने गीता जी की भी बात की, तो कर्म करते रहना चाहिए। और रेणुबाला गुप्ता ने हमेशा जहां भी रही अपना कर्म किया है और विश्वास दिलाती हूँ पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निभाने का भी प्रयास किया है। और मैं गीता जी पर भी बहुत विश्वास करती हूँ कि जहां रहूंगी अच्छा अपना दायित्व, अपना कर्म निभाऊंगी, फल की इच्छा नहीं करूंगी। और ये मेरे लिए बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे विधायक जगमोहन जी है, मेरे एक भाई के नाते मेरा पूरी तरह से सहयोग भी करते हैं और
मेरी कॉरपोरेशन में भी कहो, पारिवारिक तौर पे भी कहो, दोनों तरफ से दोनों ही मुझे जगह मदद करते दोनों तरफ से उनका सहयोग मिलता है, इसलिए मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। हरियाणा में भी की तरफ से भी और केंद्र की तरफ से भी मुझे जो आशीर्वाद और जो मुझे समर्थन मिला है, मैं इसी दायित्व पर आकर, और शायद इसीलिए क्योंकि तीसरी बार मेयर बनी हूँ, तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अखिल भारतीय महापौर परिषद का भी अध्यक्षा करने की अवसर मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज, उपलब्धि रही है। नई उपलब्धियां इसी संतुष्टि के कारण मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोनों मेहमानों का, क्योंकि पूरे हरियाणा की बात आपने रखी है, करनाल की बात आपने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि हमारे मेहमान मंच पर बने रहें। हमारे खास मेहमानों को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश राजपूत जी। गौरव शुक्ला, एडिटर न्यूज 18 पंजाब हरियाणा। जगमीत जम्मू, रीजनल हेड नेटवर्क 18। माइक खोल दो। जो ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ खड़े हैं, वैसे तो आप सब इनसे परिचित ही हैं, लेकिन एक समय था जब ये कानून तोड़ा करते थे। हमारे देश के जो वरिष्ठतम पद पे हैं, आप समझ जाओ कौन होंगे, और हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप वो भी समझ जाओ कौन होंगे। उनके साथ आप एक ही स्कूटर पे ट्रिपली मारा करते थे। आदरणीय मोदी जी हों या खट्टर साहब हों, तो ये उस वक्त के कार्यकर्ता हैं जो मोदी जी के भी प्रिय हैं, खट्टर साहब के भी प्रिय हैं, और हमारे तो प्रिय हैं ही हैं। और आपकी सादगी को हमेशा नमन रहा है। और मैडम, ये भी पहले मेयर ही थे, अब आप मेयर हैं, तो आप इनसे भी ज़्यादा तरक्की करें, ये दिल से दुआ है जी। थैंक यू। तो बहुत ही शानदार ये सेशन रहा। विकास को लेकर बात हुई, राजनीति को लेकर बात हुई, और जब राजनीति की बात हो रही है तो इसे आगे बढ़ाएंगे, रणनीति की भी बात कर लेते हैं। मौजूदा